राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ की खांसी बनी मौत की वजह। आज जैसे ही गौरव ऑफिस से आया, गौरव की पत्नी शिखा उसे घेर कर खड़ी हो गई। गौरव, अपनी माँ का कुछ करते हो या मैं ही करूं? तुम्हारी माँ खांस खांस के मेरा जीना हराम कर दी है। जब भी मेरी कोई सहेलियां आती है या मैं घर में कोई प्रोग्राम करती हूँ, तो तुम्हारी माँ जानबूझकर खांसती है। गौरव अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अबाक सा रह जाता है। शिखा, कैसी बातें करती हो? मेरी माँ को दमा है, इसीलिए उसकी खांसी आती रहती है। उसकी खांसी की कितनी दवाइयां करवा चुका हूँ। आज ही शिखा ने अपने घर पर एक किटी पार्टी रखा था। किटी पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था। शिखा का यह नया बंगला था। वह अपने सहेलियों को दिखाना चाहती थी। शिखा ने अपने घर पर महंगे सोफे, महंगे पर्दे, महंगे फर्नीचरों से घर को सजा रखा था। बड़ा आलीशान शिखा का घर था। शिखा का पति गौरव एक स्कूल में हेडमास्टर हुआ करता था। सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी और अच्छी इज्जत थी। लेकिन शिखा के मन में बड़ा घमंड था कि मेरे पति ने इतना सब कुछ अपने हाथों से हासिल किया है। शिखा अपनी सहेलियों में जब भी बैठती थी, वह खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी। वह बहाना बनाकर अपनी सहेलियों को एक साथ घर में बुलाकर किटी पार्टी का नाम दे देती है। लेकिन उसकी सामने एक दाग उसकी सासू माँ थी। वह उन्हें अपने इस नए बंगले में रखना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि माँ जी, तुम्हारी पुरानी साड़ी, पुराना मेकअप, पुरानी जमाने की बातें, ऊपर से पूरा दिन खास खास कर इस हमारे आलीशान बंगले की शान को खराब कर देता है। इसीलिए शिखा ने एक सबसे पीछे का कमरा चुना था, जिसमें वह घर के टूटे फूटे भंगार भी रखा करती थी। और साथ में उसी में एक चारपाई लगा दिया था, जिसमें अपनी सासू माँ को रख दिया था। और वहीं पर वह एक छोटी सी अलमारी, बिल्कुल लास्ट में कमरा था। कमरे में अंधेरा रहता, दिन भर लाइट ना जले तो कुछ दिखता नहीं था। वह कमरा तो सासू माँ को पसंद बिल्कुल नहीं था, लेकिन बूढ़ी माँ क्या करती, खांसी आती थी, इसीलिए वह सबसे अंतिम कमरे में चुपचाप बंद रहा करती थी। आज सुबह ही शिखा ने अपनी सास को कह दिया था, माँ जी, तुमको जो चाहिए वह ले लो, खाना खा लो, पानी अपने कमरे में रख लो, पूरा दिन कमरे से बाहर मत निकलना। माँ जी ने कह दिया, ठीक है बहू, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, अपने कमरे का गेट ही नहीं खोलूंगी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था। सभी सहेलियां तारीफ कर करके नाश्ता कर रही थी। लेकिन माँ जी से एक गलती हो गई थी। जब वह रात को खाना खाने किचन में गई थी, तो वह अपनी खांसी की दवाई किचन में ही भूल कर आ गई थी। अब उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी थी। उन्होंने अपने कमरे में ढूंढ डाला, लेकिन उन्हें खांसी की दवाई कहीं नहीं मिली। वह काफी समय तक अपने मुंह को तकिए में छुपाकर, हाथ रखकर, अपने आंचल को रखकर पूरी कोशिश करती रही कि उनकी खांसी रुक जाए। लेकिन जितना ही वह खांसी को दबाने की कोशिश करती रही, उतनी ही उनकी खांसी आती रही। वह मुंह को दबाती तो उनको बड़ी बेचैनी होती थी। उन्होंने सोचा कि मैं धीरे धीरे से जाकर किचन में अपनी खांसी की दवाई लेकर आ जाती हूँ। इसीलिए माँ जी धीरे धीरे दबे पांव किचन में जाने लगी। उधर शिखा की सहेलियां सभी मिलकर हॉल में पार्टी एंजॉय कर रही थी। माँ जी की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ी। सभी सहेलियां साथ में बैठकर नाश्ता कर रही थी। उनमें से एक सहेली का नाम अंकिता था। उसने पूछा, अरे शिखा, तुम्हारा बंगला तो बहुत ही शानदार है। तो शिखा ने कहा, इस बंगले को मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से लिया है और मैंने अपनी सोच समझ कर इसको सजाया हुआ है। इसमें मेरी दिमाग लगी हुई है। भले ही मेरे पति की कमाई, लेकिन समझदारी मेरी है। मेरे बच्चे एक अच्छी हाई फाई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। फिर एक सहेली जिसका नाम कमला था, उसने कहा, पति सरकारी स्कूल में है लेकिन बच्चों को प्राइवेट में, कहकर सभी हंसने लगे। शिखा ने कहा, यही तो हमारा स्टेटस है। आजकल सभी बड़े घरों के लड़के प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। बीच में ही उसकी एक सहेली कमला बोल पड़ती है, अरे शिखा, तुम्हारी सासू माँ भी तो तुम्हारे पुराने घर में साथ रहती थी, उन्हें कहाँ छोड़कर आ गई? तो शिखा ने कहा, कैसी बातें करते हो, उन्हें कहाँ छोड़कर आऊंगी, उनकी जरा तबीयत ठीक नहीं है,
इसीलिए उन्होंने अपने कमरे में आराम करने को बोल दिया है। वह कह रही थी कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। सभी सहेलियों का नाश्ता खत्म ही होने लगा था, तभी अंकिता कहती है, शिखा, मैं किचन की बेसिन में हाथ धोकर आती हूँ। जब अंकिता किचन में जाती है तो क्या देखती है कि दीवार के सहारे एक बूढ़ी औरत, जिनके बिखरे हुए बाल पूरे सफेद थे, पुरानी सी साड़ी लपेट रखी थी, चेहरे में झुर्रियां भरी हुई थी, चेहरा काफी उदास और बीमार सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत को कई महीनों से किसी ने खाना नहीं दिया, शरीर काफी कमजोर लग रहा था। यह देखकर अंकिता उनकी तरफ नजरें गड़ा कर देखने लगी। तब उसे याद आया कि यह तो शिखा की सास है। वह कहती है, शिखा, अरे तेरी सास तो किचन में है। शिखा यह सुनकर जल्दी से किचन में आ जाती है। अपनी सास को देखकर आग बबूला हो जाती है और कहती है, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब है ना? आप तो आराम कर रही थी। वह दांत दबाकर आंखें बड़ी करके सासू की तरफ कहती है। सास समझ जाती है, आज तो मेरी खैर नहीं। वह कहती है, अरे बहू, तुम मुझे मेरी खांसी की दवाई देना भूल गई थी बेटा। मुझे खांसी आने लगी थी, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, मैंने आवाज नहीं दिया, मैं खुद ही दवाई लेने आ गई। शिखा ने कहा, माँ जी, आपने दवाई ले लिया ना, आप जाओ आराम करो। वह अपनी सहेलियों की तरफ एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बड़े प्यार से अपनी सास की तरफ देखकर कहा, जो कि अंदर से काफी चिढ़ रही थी। यह सब शिखा की सास समझ रही थी। वह धीरे धीरे दबे पांव अपने कमरे में आ जाती है और उन्हें जोर से फिर खांसी आने लगती है। फिर से वह तकिए में मुंह दबाकर खांसती है। लेकिन आज वह अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से काफी उदास भी हो जाती है। मन में यही सोचने लगती है कि बुढ़ापे में क्या माता पिता बहू बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं? क्या उनकी बीमारी अपनी मर्जी से आती है? लेकिन शिखा यहाँ कुछ अलग ही सोच रही थी। जब पार्टी खत्म हुई, शाम हुई, तो गौरव ऑफिस से घर आया। उसी वक्त शिखा अपना सारा गुस्सा गौरव के ऊपर निकालने लगी। गौरव शिखा को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिखा गौरव की एक बात नहीं मानी। ऐसे ही तनाव भरे माहौल में समय बीतता रहा। शिखा की एक बेटी रिंकी, जो 11 साल की थी, और छोटा बेटा पिंकू, जो 8 साल का था। शिखा अपने दोनों बच्चों के मन में यह बात भर दी थी कि दादी को खांसी की खतरनाक बीमारी है। यदि तुम लोग दादी के कमरे के आसपास भी गए, तो वह खांसी की बीमारी तुम लोगों को पकड़ लेगी। कि दादी के जैसे ही तुम्हारी भी खांसी नहीं रुकेगी। इसीलिए बच्चे अब दादी के आसपास भी नहीं जाते थे। पहले रिंकी और पिंकू दोनों दादी के पास बैठकर बातें किया करते थे, दादी के साथ खेला करते थे। लेकिन अब वह दादी को देखकर भाग देते थे। यह व्यवहार भी दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इससे भी शिखा की सास बहुत उदास रहा करती थी। मन में सोचती थी कि क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूँ कि मेरे पोता और पोती मुझे देखकर भागने लगे। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कहती थी। वह अपने दिल से अपने पोता पोती और बेटा बहू को दिल से आशीर्वाद दिया करती थी। एक दिन शिखा के बेटे पिंकू का जन्मदिन था। शिखा ने अपने मायके वाले और अपने मायके के सभी सहेलियों को बुलाया था। उस दिन भी शिखा ने अपनी सास को यही बात कह दी थी कि आज ध्यान रखना, मेरी किटी पार्टी तो बर्बाद करके रख दिया था माँ। लेकिन सासू माँ, यदि आज मेरे बेटे का जन्मदिन बेकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी खांसी रोक कर रखना और अपनी दवाई अपने पास ही रखो। आज खास शिखा ने चेतावनी दे रखी थी। इसीलिए माँ जी सुबह ही नहा धोकर अपने कपड़े सूखने को डाल दी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि शाम को हुआ जन्मदिन की पार्टी होने वाली है, तो वह अपने कपड़े बाहर से निकाल कर लाने ही वाली थी। वहीं पर उनका पोता पिंकू आ जाता है। अपनी दादी को देखकर मुंह में हाथ रख भागने लगता है और कहता है, दादी, तुम पूरा दिन खांसती रहती हो। आज मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। तुम जरा अपने कमरे में ही रहना। जिस तरह से मम्मी तुम्हें बाहर नहीं निकलने देती, मम्मी की किटी पार्टी तुमने खराब कर दिया था दादी। लेकिन मेरा बर्थडे पार्टी खराब मत करना, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। पिंकू की यह बात सुनकर आज
माँ जी के तो कलेजे पर तीर चुभ गया था। उनका कलेजा छलनी हो रहा था कि बहू ने मेरे पोते को क्या शिक्षा देकर रखी है, लेकिन वह करती क्या। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मैं तेरी बर्थडे पार्टी खराब नहीं करूंगी। मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी। तेरे जन्मदिन पर मैं दूर से ही तुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। बेटा तू अमर रहे। यह कहकर उनकी आंखों के आंसू को छुपाते हुए वह अपने कमरे में चली गईं। शाम को बहुत सारे मेहमान आए। अच्छे अच्छे पकवान बने थे। सबने खाना खाया, केक काटा, डांस किया, पार्टी एंजॉय किया। लेकिन जैसे ही डांस पार्टी खत्म हुआ, वैसे ही माँ जी की खांसी की आवाज सुनाई देने लगी। वहां पर उसकी सहेलियां रुक गई थी। शिखा की सहेलियों ने कहा, यार, कब से तेरे घर के अंदर से खांसने की आवाज आ रही है। तेरे घर पर कोई बीमार है क्या? शिखा ने कहा, नहीं, मेरे घर पर मेरी यहाँ रहने वाली नौकरानी है। वही कहीं काम कर रही होगी, उसी की खांसने की आवाज आ रही है। उसने कहा, अरे यार, इतनी बीमार और खांसने वाली नौकरानी क्यों रखी है? क्या तुझे वह नौकरानी फ्री में मिली है क्या? उसकी खांसी का इन्फेक्शन तो तेरे बच्चों को भी हो जाएगा। तू उसे निकाल क्यों नहीं देती? शिखा ने कहा, हाँ, निकाल दूंगी, पर मैं सोचती हूँ कि वह ठीक हो जाए, क्योंकि वह बहुत पुरानी नौकरानी है। मेरे पुराने घर पर भी काम किया करती थी, इसीलिए उस पर दया करके मैंने नहीं निकाला। तो शिखा की सहेली ने कहा, ऐसे क्या दया करना, इन नौकरों पर कौन दया करता है? जब तक पैसे दे रहे हो तभी तक तो वह काम कर रही है, वरना वह तुम्हारे ऊपर दया करके कभी फ्री में काम करने वाली है? शिखा के मन में यह बात घाव कर गई थी। उसे बड़ा लज्जित होना पड़ रहा था अपनी सास की खांसी की वजह से। उसने फीकी सी मुस्कान मुस्काते हुए कहा, हाँ यार, निकाल दूंगी, तू पार्टी एंजॉय कर। बस आज के बाद मैं उसके बारे में सोच लूंगी। यह कहकर वह अपनी सहेलियों को दूसरी तरफ बात फेर दिया, ताकि उनका मन खांसी की तरफ ना जाए। लेकिन इधर खांसी थी कि माँ जी की रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही ऐसे शाम होती जा रही थी, खांसी बढ़ती जा रही थी। अब शिखा का मन गुस्से से भरा हुआ था। इधर मेहमान एक एक करके जाते रहे। जब घर खाली हो गया, तो शिखा जाकर अपनी सास के कमरे में बरस पड़ी। मैं कितना भी मना कर दूं तुमको, लेकिन तुम मेरे काम में टांग अड़ाती ही हो। क्या जरूरत थी इतना खांसने की? कितना मना किया, तो भी खर्र 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 करती जा रही थी। इतना मना करने का भी तुम पर कोई असर ही नहीं होता। इतना चिल्लाने की आवाज सुनकर गौरव भी आ गया और शिखा को ही समझाने लगा। शिखा, तुम कैसे पागलों जैसी बात करते हो? क्या माँ जानबूझकर खांसती है? उसे खांसी की बीमारी है, कितनी बार तुम्हें समझा दिया। शिखा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने आज कड़ा निर्णय ले लिया। गौरव, यदि तुम अपनी माँ को इसी घर में रखना चाहते हो, तो फिर मुझे बोल दो, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाती हूँ। गौरव अपनी पत्नी का मुंह ताकता रह गया, फिर बोला, तुम्हारा भी घर है, माँ का भी घर है, मैं माँ को कहाँ भेज दूँ? शिखा ने ना आव देखा ना ताव, तुरंत बोल दिया, माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आओ। यह कहकर शिखा पलटकर दोनों बच्चों को ली और चली गई। वहीं गौरव खड़ा का खड़ा सोचता रह गया। फिर अपनी माँ के कमरे में जाकर बोला, माँ, तुम्हें मेरी वजह से बड़ी बात सुननी पड़ती है, बड़ा तकलीफ होता है। तो माँ ने कहा, बेटा, ठीक ही तो बहू कह रही है, मेरी वजह से घर में कलह होता है। तुम दोनों शांति से नहीं जी पा रहे हो। मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो, वहीं मैं ठीक रहूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें कैसे वृद्धा आश्रम छोड़ दूँ? मैं एक मास्टर हूँ, सरकारी स्कूल में हूँ। लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सका, तो दुनिया भर के बच्चों को क्या शिक्षा दूंगा? जब वो अपने कमरे में रात को आया, तो शिखा ने पूछा, क्या सोचा है माँ के बारे में? वृद्धा आश्रम के बारे में। गौरव ने कहा, शिखा, तुम कैसी बात करती हो? तुम जरा सोचो, मैं एक सरकारी स्कूल का मास्टर हूँ। यदि मैंने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया, तो मेरे बारे में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। यदि मेरी नौकरी चली गई, तो तुम बताओ, तुम कैसे घर का खर्च चलाओगी? जो तुम्हारी शान शौक और यह दिखावे की जिंदगी, यह सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्रति लोग कैसे कैसे ऑप्शन उठाएंगे। मैं एक मास्टर हूँ, जब अपनी बूढ़ी माँ को अच्छे से संभाल नहीं पाता,
तो लोग यही कहेंगे ना कि मुझे दूसरों को शिक्षा देने का कोई हक नहीं है। अब अपने पति की बात सुनकर शिखा कुछ समय के लिए चुप तो रह गई, लेकिन गौरव के मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उसने कुछ सोच विचार कर अपनी माँ के लिए एक ऊपर छत पर दूसरा कमरा बनवा दिया। कमरा छोटा सा ही था। उसने एक अलमारी, माँ के लिए एक कूलर और माँ का उसमें चारपाई रखवा दिया। उसमें एक खिड़की जिसमें बाहर से अच्छी हवा आती थी। बाहर की सारी चीजें अच्छे से दिखाई देती थी। लेकिन माँ को उस घर में पोते और पोती की आवाज सुनाई नहीं देती थी। जब तक माँ जी नीचे थी तो बच्चों को खेलने, चिल्लाने और किलकारियों की आवाज आती। खांसी शांत होते ही माँ बच्चों की आवाज कान लगाकर सुना करती थी। भले ही शिखा कमरे में नहीं जाती थी, लेकिन इधर उधर से चलने, उसके पैरों की आवाज, उसके चूड़ियों की खनखनाहट, उसके पायल की छन छन माँ को सुनाई देती थी। माँ इन्हीं से खुश हो जाया करती थी। घर में पोता पोती, बहू और बेटे की आवाज सुनकर ही उन्हें अच्छा लगता था। घर भरा भरा लगता था। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ के दिल में घर भर में सबके लिए प्यार था, लेकिन माँ के लिए उसके बहू और पोता पोती के दिल में कोई प्यार नहीं था। माँ अब ऊपर के कमरे में अकेले और निराश रहने लगी थी। वह खिड़की से दूर झांकती थी। कभी बाहर बच्चे खेलते हुए दिखाई देते, तो कभी हवा उड़ती धूल दिखाई देती, कभी सन्नाटा, कभी साइकिल और गाड़ियों की आवाज सुनाई देती। माँ उस कमरे में जाकर खो सी गई थी। गौरव अपनी माँ से मिलने सुबह शाम जाया करता था, लेकिन अब रिंकी और पिंकू जब से माँ ऊपर गई थी एक बार भी नहीं गए थे दादी को मिलने। यही करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। दादी माँ ने 3 महीने से अपने पोता पोती की शक्ल नहीं देखी और ना ही अपनी बहू की आवाज सुनी थी। घर में एक नौकरानी थी, उसी से शिखा खाना भेज दिया करती थी। वह नौकरानी माँ जी के कमरे में कई बार आना जाना करती थी। गौरव ने उसे कह रखा था कि माँ के कमरे में जाती रहना, माँ की सेवा करना। कोई काम रहेगा तो माँ से पूछते रहना कि माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसीलिए वह नौकरानी माँ का ध्यान रखती थी। चौथे महीने उस कमरे में माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। नौकरानी वही कमरे में सोया करती थी। एक दिन रात को जोर से खांसी आ रही थी। माँ जी बिस्तर पर खांस खांस के तड़प रही थी। कभी तकिए का सहारा लेती, तो कभी अपने बिस्तर के सहारे बैठ जाती। माँ जी से रहा नहीं जा रहा था। यह देखकर नौकरानी गौरव को आवाज देती है, गौरव भैया जल्दी से ऊपर आइए, माँ जी की हालत खराब हो रही है। आवाज सुनकर गौरव माँ जी के पास जाता है। माँ जी की खास खास की हालत खराब थी। रात भर माँ जी को सोने को नहीं मिला। सांस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काफी तेज तेज से सांसें बढ़ रही थी। गौरव माँ को हॉस्पिटल भी लेकर गया। वहां से दवाइयां लेकर आया, लेकिन माँ को जरा सा भी नींद नहीं आई, आराम नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह होते होते माँ ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लिया। इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के मृत शरीर को नीचे उतारा गया, आंगन में रखा था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। गौरव अपनी माँ के मृत शरीर को देखकर बहुत रो रहा था। वहीं शिखा के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं। वहीं लोगों के बीच बैठे हुए दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आए हुए लोगों की तरफ देख रहे थे। कौन कितना रो रहा है, लेकिन उन बच्चों की आंख में एक आंसू भी नहीं था। उन्हें एहसास भी नहीं था कि हमने क्या खो दिया है। उनकी परवरिश ही उनकी माँ ने ऐसे की थी कि उनके दादी के जाने का जरा सा भी उन्हें गम नहीं था। जब बहू की आंखों में एक आंसू नहीं, तो वह तो मासूम बच्चे थे। उन्हें क्या पता कि यह सब क्या हो गया है। अंतिम विदाई देते हुए गौरव बहुत रोया, क्रियाकर्म किया। तेरहवीं के बाद मेहमान भी चले गए। गौरव अपनी माँ का इकलौता बेटा था। माँ के जाने के बाद उसकी कमी उसे खूब खलती थी। रह रहकर माँ की याद आती थी, लेकिन उस घर में उसकी माँ का कोई अपना नहीं था जिसके साथ वह अपने मन की बातें बांट सकता। उसकी कोई बहन भी नहीं थी जिससे वह कह सकता कि बहन, मुझे माँ की बहुत याद आती है, माँ हमें छोड़कर चली गई। वह अपने ही दिल में माँ की यादों को दबा कर रखता। समय बीतता गया।
2 साल और गुजर गया। एक दिन शिखा के पास सुबह सुबह फोन आया कि शिखा के पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। शिखा उस दिन बहुत रोई, अपने पिताजी के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल हुई। फिर सब कुछ खत्म होते हुए अपने घर चली आई। शिखा की माँ अब बूढ़ी हो चली थी। उसके भैया भाभी दो थे, दोनों भाई अलग हो चुके थे। शिखा का ना बड़ा भाई ना छोटा, कोई अपनी माँ को साथ रखने को तैयार नहीं था। शिखा की माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उनसे खुद के लिए 2 रोटी नहीं बनाई जाती थी और दोनों बहुएं उन्हें खाना देने को तैयार नहीं थी। शिखा ने अपनी माँ को कह दिया, माँ, मेरा इतना बड़ा बंगला है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, घर में नौकरानी है, तुम मेरे साथ ही आकर रहो। लेकिन शिखा की माँ को भी खांसी आती थी। शिखा की माँ भी बीमार रहती थी। जब शिखा की माँ शिखा के घर में रहने आई, शिखा ने उन्हें एक कमरा दे दिया। वह अपने कमरे में अच्छे से रहने तो लगी, नौकरानी उनकी देख रेख करती थी। लेकिन शिखा की माँ भी दिन भर खांसती रहती थी। तो वही देख रिंकू और पिंकू कहते थे, माँ, नानी माँ पूरा दिन खांसती रहती है, हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। जब भी वह अपनी नानी को देखते, दोनों बच्चे मुंह में हाथ रख लेते थे और नानी से दूर भाग जाते थे। ऐसा व्यवहार देखकर शिखा की माँ को बुरा लगता था कि मेरी बेटी के बच्चे हैं और मुझे देखकर ऐसे भाग रहे हैं, जबकि बेटी के बच्चे अपनी नानी के गले लग जाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, हमेशा पास रहते हैं। शिखा अपनी माँ के साथ अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी होती थी। वह बच्चों को समझाने की कोशिश करती, बच्चों, तुम्हारी नानी माँ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी नानी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, उन्हें बुरा लगता है। बच्चों ने एक साथ कह दिया, कैसी बातें करते हो मम्मी, खांसी तो खांसी होती है, चाहे नानी माँ की हो चाहे दादी की हो। दादी को भी तो खांसी था, आपने बताया था ना कि खांसी का इन्फेक्शन बहुत बुरा होता है। तुम लोग भी ऐसा ही पूरा दिन खांसते रहते हो। प्लीज मम्मा, नानी माँ को कोई ऐसा कमरा दे दो कि जहाँ हम उनसे मिले ना। दादी वाला वह पीछे का कमरा क्यों नहीं दे देती। बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर आज शिखा को बहुत गुस्सा आया। वह शाम को गौरव से कहने लगी, गौरव, ये बच्चे ना ऐसा व्यवहार करते हैं मेरी माँ के साथ, मेरी माँ का दिल कितना दुखता होगा। गौरव आज सब कुछ समझ गया था, जैसी करनी वैसी भरनी। गौरव ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ शिखा, जो तुमने सिखाया था बच्चे वही सीखे हैं। मेरी माँ को खांसी आती थी और तुमने क्या सिखाया था, अब तुम्हारी माँ को खांसी आ रही है, वह बात कैसे भूल जाएं ये बच्चे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझसे जो बन पड़ता है मैं कर रहा हूँ। शिखा अपने पति का जवाब सुनकर समझ रही थी कि मैंने अपने सास के साथ कैसा व्यवहार किया था। अब उसे बच्चों के हर व्यवहार पर अपने सास के साथ किए हुए व्यवहार याद आ रहे थे। अब बच्चे अपनी नानी माँ से इतना भागने लगे थे कि यह बात नानी माँ को भी बहुत बुरी लगती थी। शिखा रोज अपने पति से कहती, गौरव कुछ तो करो, बच्चों को समझाओ। गौरव ने फिर समझाते हुए कहा, शिखा, बच्चे तुम्हारी बात ही सुनते हैं, तुम ही उन्हें समझाओ। जब बच्चे नहीं मान रहे हैं तो तुम ऐसा करो, जो माँ के लिए ऊपर कमरा बनवाया था उसी में अपनी माँ को रख दो, बच्चे वहां नहीं पहुंच पाएंगे, बार बार तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। शिखा ने कहा, गौरव कैसी बातें करते हो, वह मेरी माँ है, वह ऊपर अकेले कमरे में कैसे रहेगी। अब गौरव ने कहा, शिखा, मैंने भी तुमसे यही कहा था। शिखा, तुम कैसी बातें करते हो, वह मेरी माँ है, वह वृद्धाश्रम कैसे रहेगी, वह अकेले कैसे रहेगी। देखो, अब वही शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता शिखा, अब तुम्हारी मर्जी, मैं मजबूर हूँ। शिखा को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने अपनी माँ का सामान ऊपर के कमरे में रखवा दिया। शिखा अपनी माँ से सुबह शाम मिलने जाती। शिखा की माँ की नौकरानी पूरा दिन देख रेख करती थी, लेकिन दोनों बच्चे कभी भी ऊपर कमरे में नानी माँ से मिलने नहीं गए थे। जब भी शिखा उस कमरे में बैठती, उस कमरे में ऊपर जाती, तो उसे अपनी सास की याद आती थी कि मैंने अपनी सास को यहीं भेजा था, लेकिन जब तक मेरी सास इस कमरे में थी,
तो मैं कभी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी सास को देखने या मिलने नहीं आई। आज वह अपने किए पर पल पल पछता रही थी। अपने बच्चों को जो शिक्षा दी थी उसी पर वह प्रायश्चित कर रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। वह उस समय को नहीं बदल सकती थी। जैसी शिक्षा उसने अपने बच्चों को दे दिया था। एक दिन गौरव ने कह दिया, शिखा, जो तुमने बोया है वही काटना पड़ेगा। देख लेना, एक दिन हम भी इसी कमरे में आकर रहेंगे, क्योंकि तुमने अब अपने बच्चों के मन में जो बीज बोया है वह खत्म होने वाला नहीं है। एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हमें भी खांसी आएगी और हमें भी बीमारी पकड़ेगी। फिर हमारे बच्चे हमारी खांसी और बीमारी से डरेंगे, हमसे घिन करेंगे, नफरत करके हमें यहीं छोड़कर जाएंगे। शिखा अपने किए हुए कर्मों से बहुत प्रायश्चित कर रही थी। अपने दिल ही दिल में घुट रही थी। लेकिन अब वो किससे माफी मांगे? माफी मांगने के लिए तो उसकी सास भी नहीं थी। उसने उस मौके को गवा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरी कहानी यदि आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।